गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, कल अपन ने पढ़ा था उदय सिंह, आज अपन पढ़ते हैं उदय सिंह से आगे एक इम्पोर्टेंट शासक मेवाड़ डायनेस्टी के, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 9 मई 1540। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ। चलिए इनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इस इनका जन्म हुआ 9 मई 1540 को। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर है बादल महल। बादल महल के अंदर है जूना कचोरी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग है। आपको जब मैंने कुंभलगढ़ पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। उसके अंदर एक बादल महल है, बादल महल के अंदर जूना कचेरी में इनका जन्म हुआ। और जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, और इसी के दिन महाराणा प्रताप जयंती भी बनाई जाती है। महाराणा प्रताप जयंती भी बनाई जाती है। अन्य नाम क्या क्या है? वीर शिरोमणि और कीका। माता का नाम जयवंताबाई। अखेरात सोनगरा की पुत्री। पत्नी अजब्दे पंवार। अजब्दे पंवार पत्नी का नाम। भाई जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल में जूना कचहरी नाम से एक जगह है, उस जगह इनका जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। इसी दिन महाराणा
प्रताप की जयंती बनाई जाती है। अन्य नाम क्या है? वीर शिरोमणि और कीका। माता का नाम जयवंताबाई अखेरा सोनगरा की पुत्री थी। पत्नी अजबदे पंवार, भाई जगमाल, शक्ति सिंह और सागर, और पुत्र अमर सिंह। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, धनबाई और इधर है जयवंताबाई। मैंने कल आपको बताया था धनबाई का एक पुत्र था जगमाल, और यह था जयवंताबाई का प्रताप। जब 28 मई जब 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हुई, तब गोकुंदा में प्रताप गोकुंदा थे और जगमाल उस समय वहां नहीं थे, और धनबाई ने इनको रानी भटियाणी भी कहा जाता है। जगमाल को इन्होंने शासक घोषित कर दिया। और उसी समय राजपूत सरदार थे, उनको यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने प्रताप का राज तिलक कर दिया। प्रथम बार राज तिलक 28 फरवरी 1572। कहाँ पे? गोकुंदा में। 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में प्रथम बार प्रताप का राज तिलक किया गया। यह जो पूरी घटना है कि पहले धनबाई ने जगमाल को राजा घोषित कर दिया, फिर राजपूत सरदारों ने प्रताप को का राज तिलक कर दिया, इस पूरी घटना को नाम दिया जाता है राजमहल की क्रांति। ये जो पूरी घटना है, इस घटना को नाम दिया जाता है राजमहल की क्रांति। ठीक है। और जब ये राणा प्रताप को यहाँ पे कर दिया, तो ये चले गए अकबर की सेवा में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। तो आपको कभी कहीं पूछ लिया जाए राजमहल की क्रांति क्या है, तो जब उदय सिंह की मृत्यु हुई, तब गोकुंदा में राजपूत सरदारों ने प्रताप का राज तिलक कर दिया और धनबाई ने चित्तौड़ में जगमाल को शासक घोषित कर दिया। इस जो घटना को राजमहल की घटना कहा जाता है। अब देखिएगा आगे, जगमाल जो थे वो उसके बाद में अकबर की सेवा में चले गए।
अकबर ने इनको जहाजपुर का परगना व सिरोही का कुछ हिस्सा दे दिया। अकबर की जब सेवा में चले गए तो इनको जहाजपुर की का परगना और सिरोही का कुछ हिस्सा दे दिया। उस समय सिरोही के एक शासक थे राव सुल्तान। सिरोही के एक शासक थे राव सुल्तान। ये राव सुल्तान इस बात से बहुत नाराज हुए और एक युद्ध हुआ जिसको कहा जाता है दत्तानी का युद्ध। जिसको कहा जाता है दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, कब हुआ? 1583 ईस्वी में। जगमाल और राव सुल्तान 1583 ईस्वी दत्तानी का युद्ध। इसमें जगमाल मारे गए थे और इनकी विजय हुई थी। तो आपको इन सब में दत्तानी का युद्ध याद रखना है। दत्तानी का युद्ध कब हुआ? 1583 को। किस किस के बीच में हुआ? जगमाल और राव सुल्तान के बीच में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा था इससे पहले उदय सिंह के समय अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और लगभग 30,000 के आसपास जो जनता थी उनका नरसंहार किया था, इसलिए उसको अकबर के जीवन का कलंक कहते हैं। अब उसके बाद में अकबर की साम्राज्यवादी नीति और मेवाड़ पर अधिकार करने की लालसा ने उन्हें फिर मेवाड़ की तरफ आकर्षित किया। तब एक घटना हुई 1570 में, नागौर दरबार लगा। नागौर दरबार 1570 में लगा था। कहां पे लगा था? नागौर में। इसमें लगभग सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, महाराणा प्रताप के अलावा। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए यहां फैसला लिया गया कि 4 शिष्टमंडल भेजे जाएंगे। ये 4 शिष्टमंडल कौन कौन से थे देखिएगा, इसको आप याद रख सकते हो। जाम भाटो, जैसे जलाल खान, म से मान सिंह, ब से बारमल और ट से टोडरमल। ये कब गए थे? ये 1572 में, ये 1573 में, ये भी 1573 में और ये भी 1573 में। तो
ये जनवरी, मान सिंह प्रथम गए थे जनवरी में, ये गए थे अक्टूबर में, और ये गए थे दिसंबर में। 4 शिष्टमंडल भेजे गए। पहला शिष्टमंडल जलाल खां के नेतृत्व में, दूसरा मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में, तीसरा बारमल के नेतृत्व में और चौथा टोडरमल के नेतृत्व में। और चारों शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को मनाने में असमर्थ रहे। जलाल खां 1572, आपको क्रम भी यही याद रखना है, सबसे पहले जलाल खान गए, फिर मान सिंह गए, फिर बारमल गए और फिर टोडरमल गए। तो अब इसके बाद में क्या हुआ भाई, तीनों ने जब 4 मनाने के लिए गए, परंतु जब बात नहीं बैठी, तब उसके बाद में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। अब अगला अपन पढ़ते हैं हल्दी घाट। एक बात और लिख लीजिएगा आप, द्वितीय बार राज तिलक कुंभलगढ़ दुर्ग में। और जब ये राज तिलक हुआ, तब मारवाड़ के रावचंद्र सेन भी मौजूद थे। राव चंद्रसेन भी मौजूद थे। और प्रथम बार जब इनका राज तिलक हुआ, तब कृष्ण राव कृष्णदास ने इनकी कटार बांधी थी। चलिए अब पढ़ते हैं अपन हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। और एक और डेट मिलती है 21 जून 1576। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और एनसीईआरटी की बुक में भी यही डेट मिलती है 21 जून 1576। आपको दोनों याद रखना है, पेपर में दोनों कभी साथ में नहीं आएगी, बट अगर पेपर में 18 जून 1576 हुई तो 18 जून 1576 सही है, और 21 जून 1576 आई तो 21 जून 1576 सही है। दोनों साथ में कभी नहीं आएगी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक में कहा है 21 जून, और बाकी पुस्तकों में बताते हैं 18 जून, और एनसीईआरटी में भी 21 जून लिख रखा है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को अन्य नाम देखना इसके, इसको और कहते हैं रक्त तलाई का युद्ध। जेम्स टोड ने इनको कहा है मेवाड़ का थर्मोपल्ली। इसके बाद में बदायूनी ने कहा है गोगुंदा का युद्ध।
और कहा जाता है अबुल फजल ने इसको कहा है के अनुसार खमनोर का युद्ध और इसको कहा जाता है हाथियों का युद्ध। इसके अलावा इसको कहा जाता है अनिर्णायक युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। कई किताबों में मिलता है 21 जून 1576। इस युद्ध के अन्य नाम क्या क्या है? रक्त तलाई का युद्ध। जेम्स टोड के अनुसार इसको मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा गया। याद रखना है, आपको बहुत आता है ये पेपर में। उसके अलावा बदायूं ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, हाथियों का युद्ध कहा गया और अनिर्णायक युद्ध भी कहा गया। जो हल्दी घाटी है ये गोगुंदा की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी के बीच में पड़ती है और इसको एक इसके अलावा बनास का युद्ध भी कहा जाता है। बनास घाटी, इसको बनास घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। रक्त तलाई का युद्ध जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ का थर्मोपल्ली। बनास का युद्ध बदायूं ने कहा, क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, हाथियों का युद्ध कहा गया, अनिर्णायक युद्ध कहा गया। आपको बता दिया खमनोर का और गोगुंदा के युद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि ये दोनों के पहाड़ियों के बीच में और ये बनास नदी पास में बहती है। ये बनास घाटी है इसलिए इसको बनास घाटी का युद्ध भी कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हल्दी घाटी के युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मेवाड़, प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर की तरफ से लड़ने आया था मान सिंह। आप इसका देखना, प्रथम स्वतंत्र स्वतंत्र सेनापति के रूप में प्रथम अभियान। मान सिंह के साथ में और कौन था? आसफ खां और एक था निहत्तर खां। प्रताप के साथ में कौन कौन थे? प्रताप के साथ में था झाला, बीदा और था भामाशाह और थे ताराचंद। इसके बाद थे भील नेता, पूंजा
या भील सेनापति भी बोल सकते हो इसको, सेनापति पूंजा। इन लोगों ने प्रताप की तरफ से लड़ाई लड़ी और इन्होंने मान सिंह की तरफ से, कौन कौन थे, आसफ खां और मियत्तर खां। ठीक है, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इसमें शुरुआत में महाराणा प्रताप का जो पलड़ा था वो भारी था, क्योंकि जो ये हल्दी घाटी का युद्ध था वो ऐसी जगह हो रखा था जहां पे हल्दी घाटी में मेन युद्ध की इनके शिविर की तरफ आने के लिए पतली सी एक जगह थी जहां से निकलना पड़ता था। तो जितने सेना निकलती थी उतनों को ये मार देते थे। प्रताप का इसमें एक घोड़ा था, प्रताप का घोड़ा कौन सा था, चेतक। परंतु कुछ देर बाद में जब प्रताप की सेना मान सिंह की सेना पे हावी हो रही थी तो मिहत्तर खां ने अफवाह उड़ा दी कि बादशाह अकबर युद्ध में आ रहे। इन्होंने, जो मियत्तर खां था, इसने अफवाह उड़ा दी कि अकबर युद्ध में आ रहे हैं, तो इनसे इनकी सेना का जो मनोबल था वो बढ़ गया। और उसी समय महाराणा प्रताप ने मान सिंह पे, मान सिंह के मर्दाना, मान सिंह के हाथी का नाम था, मान सिंह का हाथी मर्दाना। तो इनकी जो हाथी की सूंड होती थी, इनकी सूंड पे यूं खंजर लगे होते थे, तो और उन खंजर पे जहर लगा होता था। तब इसी समय चेतक ने इसके ऊपर चढ़ के और एक महाराणा प्रताप ने भाला फेंका, जिससे जब चेतक वापस नीचे उतर रहा था तब उसके इन खंजरों से वो घायल हो गया। और उसी समय महाराणा प्रताप भी घायल हो गए और बाद में इनको वहां से निकाल के बलीचा गांव पहुंचा दिया गया। यहाँ पे चेतक की समाधि भी है। बलीचा गांव में चेतक की समाधि भी है। महाराणा प्रताप को पहले बलीचा और बलीचा से फिर बाद में कोलियारी नामक स्थान पर पहुंचा दिया गया। और यहाँ पे ही महाराणा प्रताप का और महाराणा प्रताप के घायल सैनिकों का, और जब महाराणा प्रताप युद्ध से निकल गए तब झाला विद्या ने राज चिन्ह धारण किए। झाला विद्या ने राज चिन्ह धारण किए, ये आपको ध्यान रखना है। झाला विद्या ने राज चिन्ह धारण किए। तो हल्दी घाटी का युद्ध ये पूरा है और उसके बाद में ये युद्ध अनिर्णायक रहा और महाराणा प्रताप यहाँ से निकल गए। बलीचा, यहाँ पे चेतक की मृत्यु हो गई और यहाँ पे बलीचा नामक स्थान पर चेतक की समाधि है। और उसके बाद में वो वहां से कोलियारी नामक स्थान पर गए और वहीं पे ही अपना आगे का कुछ जीवन व्यतीत किया और अपना इलाज और अपने सैनिकों का इलाज करवाया। ठीक है, अब आपको हल्दी घाटी के युद्ध के प्रमुख पॉइंट में लिखा देता हूं जिससे आपको ये याद रहे। घोड़ा, चेतक, हाथी, राम प्रसाद। राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी था। कहते हैं अकबर का हल्दी घाटी पे युद्ध करने का एक कारण यह भी था, जब राम प्रसाद को
अकबर के सामने लेके जाया गया, तब राम प्रसाद का नाम उसने बदल कर पीर प्रसाद रख दिया और राम प्रसाद का मावत मारा गया था, इसलिए उसके बाद में जब अकबर के यहाँ पे इसको ले जाया गया तो इसने खाना पीना छोड़ दिया और अंत में इसकी मृत्यु हो गई। समाधि बलीचा, बलीचा गांव में। उसके बाद में सहयोग किसने किसने किया? सहयोग किया भामाशाह, ताराचंद, झालाबिदा और पूंजा भील। भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर भी बोलते हैं। जो ज्यादा आज के समय में दानवीर होता है अपन उसको भामाशाह बोलते हैं, जो जनता की सहायता करते हैं। वो नाम यहीं से आया था। भामाशाह नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप के नाम कर दी थी, इसलिए इसके बाद में जब भी कोई आदमी परोपकार के काम के लिए अगर कुछ राशि देता है तो उसको भामाशाह कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में जब मान सिंह अकबर के समक्ष गया तो मान सिंह को कार्य मुक्त कर दिया गया, उनके घोड़े, और उनको अकबर के दरबार में उपस्थित होने के लिए मना कर दिया गया लगभग 3-4 महीने तक। अब इस समय भी अकबर हल्दीघाटी के युद्ध में भी इसको नहीं पकड़ पाया महाराणा प्रताप को, तो अकबर ने इनके बाद में कई सैन्य अभियान भेजे। तो अब अपन पढ़ते हैं सैन्य अभियान। द्वारा भेजे सैन्य अभियान। अकबर ने 4 सैन्य अभियान भेजे थे। इसके बाद में अकबर ने अकबर का उदयपुर में आक्रमण हुआ 1576 में, और उदयपुर का नाम बदल कर रख दिया गया मोहम्मदाबाद। उदयपुर का नाम बदल के रख दिया गया मोहम्मदाबाद। ठीक है। दूसरा, उसके बाद में शहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार कुंभलगढ़ आक्रमण। शहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया गया, 1577, 1578 और 1579, और लास्ट बार में कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया गया। ये प्रथम बार था 1569 में जब किसी ने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। इससे पहले किसी ने भी कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत नहीं पाया था, कोई भी कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया था। शहबाज खान ने 3 बार कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, 1577, 1578 और 1579 में, और कुंभलगढ़ दुर्ग को लास्ट के आक्रमण में अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद में अब्दुर
अब्दु रहीम खान ए खाना के नेतृत्व में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में लास्ट बार इन्होंने अपना अभियान भेजा 1569 में, जो असफल रहा। कहते हैं कि जब अब्दुल रहीम खान खाना ने मेवाड़ के मांडलगढ़ के पास में जब इन्होंने अपना शिविर लगाया, तब अमर सिंह ने इनके पुत्रों और इनकी पत्नी को अपने अधिकार में, अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद में जब यह बात महाराणा प्रताप को पता चली, तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को बुलाया और उनको छोड़ने को कहा, और उन्होंने एक बात कही कि अपनी लड़ाई पुरुषों से है, बच्चों और महिलाओं से नहीं। इस बात से अब्दुल रहीम खान खाना इतना प्रभावित हुआ कि वो वहां से बिना लड़ाई चला गया। इसके बाद में एक और चौथा सैन्य अभियान आया, वो देखना। चौथा सैन्य अभियान भेजा जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। (1584 ईस्वी में), पर यह भी असफल रहा। जितने भी महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए सैन्य अभियान भेजे गए, वो सभी असफल रहे और कोई भी महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। उसके बाद में एक युद्ध हुआ जिसका नाम पढ़ते हैं आप, दिवेर का युद्ध। ये हुआ 1582 ईस्वी में। महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के बीच में। अकबर का चाचा था ये। और 1582 ईस्वी दिवेर का युद्ध। 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप और अकबर के चाचा और दिवेर के जो जागीरदार थे, या दिवेर का जिसको इन्होंने किलेदार बना रखा था, वो था सुल्तान खान। उन दोनों के बीच में दिवेर का युद्ध हुआ और इसमें महाराणा प्रताप विजय रहे। स्टार लगा के लिखिएगा। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन का और दिवेर के युद्ध के साथ में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश जो हिस्से थे, चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग चित्तौड़, जो मेवाड़ के जितने भी हिस्से थे, जो भूभाग था, उस पर पुनः अधिकार कर लिया। और उसके बाद में 1582 में महाराणा प्रताप ने सुल्तान खान को हराकर दिवेर के युद्ध में विजय प्राप्त की और मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद में सन 1500
ईस्वी में लूणा चावंडिया नाम का एक ईस्वी में लूणा चावंडिया नाम का एक सरदार था, उसको हराकर चावंड को चावंड पर अधिकार कर लिया और 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। ईस्वी में लूणा चावंडिया नामक एक व्यक्ति था, उसको हराकर चावंड पर अधिकार कर लिया और 1585 में चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चावंड में चामुंडा माता का एक मंदिर बनाया। अब तक मेवाड़ की कितनी राजधानियां रह चुकी है? सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी थी नागदा। नागदा के बाद में मेवाड़ की राजधानी क्या बनी? मेवाड़ की उसके बाद में राजधानी अल्लट ने बनाई आहड़, और आहड़ को नई राजधानी बनाया। आहड़ के बाद में मेवाड़ की राजधानी बनी चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में मेवाड़ की एक बार राजधानी बनी कुंभलगढ़। उसके बाद में चावंड, चावंड के बाद में गोगुंदा, गोगुंदा के बाद में चावंड, और चावंड के बाद में अब आगे चल के जब उदयपुर शहर बसाया तो उदयपुर बनेगी मेवाड़ की राजधानी। इतनी मेवाड़ की राजधानी रही है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद में मेवाड़ की राजधानी आपको चावंड को किसने बनाया? महाराणा प्रताप ने। उसके बाद 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का चावंड में देहांत हो गया। उन्नीस जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का चावंड में देहांत हो गया और वहीं पे इनकी समाधि भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये था महाराणा प्रताप। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को और चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कल इसके बाद में महाराणा प्रताप के बाद में अपन कल पढ़ेंगे अमर सिंह, और इसके बाद में 2 क्लास में मेवाड़, जो मेवाड़ के बाकी शासक हैं वो पढ़ के मेवाड़ खत्म करेंगे। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जयपुर के कछावा या आमेर के कछावा राजवंश। थैंक यू वेरी मच।